हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज सलोनी रस्तोगी। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन, जो कि आज सेकंड है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसको जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये नेक्स्ट 3, 4, 5 एंड आपकी 30 वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जाएंगी फॉर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो बिल्कुल आप ये वीडियो से जुड़े रह सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्लोगिज्म का, जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो स्टेटमेंट दी हैं। ऑल व्हीट आर ग्रेन, यानी कि सारे व्हीट के ऊपर हमें क्या बनाने हैं, ग्रेन बनाने हैं। अगर आप इंग्लिश में की जगह हिंदी पढ़ते हैं तो आप हिंदी में बना सकते हैं। सभी व्हीट आर फ्लोर्स, यानी कि कुछ व्हीट का पार्ट किस में जोड़ा हुआ है, उन्होंने फ्लोर में जोड़ा हुआ है। तो ये आ गया हमारा व्हीट का कुछ पार्ट को हमने फ्लोर से जोड़ दिया, यानी आटे से जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा डायग्राम बन चुका है पूरी तरीके से। अब इसमें निष्कर्ष आपको बताने हैं, एक एक निष्कर्ष पढ़ के कि कौन सा सही है। फर्स्ट कह रहा है सम ग्रेन्स आर फ्लावर, यानी कि वो कह रहा है ग्रेन यानी जी का कुछ पार्ट क्या एफ में जुड़ा है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐड है। अगर आप ध्यान से देखिए, पर्पल कलर से मैंने शेड किया है, तो फर्स्ट तो बिल्कुल कंक्लूजन हमारा सही होगा। सेकंड क्या कह रहा है, सम फ्लावर्स आर व्हीट, क्या कुछ एफ का पार्ट डब्ल्यू में भी ऐड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो बिल्कुल ये वाला पार्ट भी ऐड हो रहा है, यानी कि सेकंड भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी दोनों निष्कर्ष हमारे सही होंगे। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी तरफ से कोई डायग्राम एक्स्ट्रा मत बनाइएगा जब तक कि कंक्लूजन में सकता है, सकती है, बीइंग अ पॉसिबिलिटी है ना, संभावना जैसे शब्द ना आ जाए। अगर ऐसे शब्द आते हैं तभी आप उसमें एक्स्ट्रा इमेजिन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं और क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। उन क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा साइन होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 27, 9, 18, 24 और 12। अब आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर ए ऑप्शन, बी, सी, डी इसमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं होती, लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है या कैलकुलेशन में आप अच्छे हैं तो जल्दी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन से क्या हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में प्लस आना है, इतना तो कंफर्म है, प्लस लगा दीजिएगा। अब स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो डिवाइड ज़्यादा आ रहा है, तो बस यहीं से आपको हिंट मिल सकती है कि अगर हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन को हम बोर्ड मास से करते हैं। बोर्ड मास का मतलब बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, यानी कि डिवीजन पहले होगा, उसके बाद मल्टीपल होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कि पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, फिर भाग दिया जाएगा, फिर गुणा होगी, उसके बाद आप जोड़ेंगे, देन घटाएंगे। तो इस तरह से हमें प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देनी होती है। तो अगर हम 27 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो हमने इस बेस पर ऑप्शंस उठाए थे कि डिवाइड 3 ऑप्शन में आ रहा था। अब सेकंड में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर इक्वल लगा होगा वही हमारा आंसर देगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर वही आंसर होने का मतलब ये नहीं कि इक्वल वाला ही आंसर होगा, ग्रेटर और लेस भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इक्वल से हमें संभावना मिल जाती है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को अगर हम यहाँ पर अपनी तरफ से पर्पल कलर की जगह पर हम यहाँ पर प्लस जो नेक्स्ट साइन यूज कर रहे हैं वो स्काई ब्लू कलर से कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए। प्लस और इक्वल अगर हमने यूज कर लिया तो आप भी जानते हैं 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, और 24 और 12 21 तो नहीं होते, यानी कि डेफिनेटली ए आंसर तो नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपको ऐसे करके हिट एंड ट्रायल करने होते हैं, ओरली आपको कुछ चीजें चेक करनी होती है। दूसरे ऑप्शन में अगर हम इनटू लगा दें यहाँ पर और लेस देन कर दें, है ना, तो आप भी जानते हैं 18 3 54 होते हैं, और 24 और 12 को जोड़ेंगे
तो 4 और 2 6, 2 और 3 है ना, तो 54 हमारा 36 से तो छोटा नंबर नहीं होता, यानी बी ऑप्शन भी खत्म, है ना। अब सी ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का अगर साइन लगा दें तो बात बन जाएगी, क्योंकि 18 तिया कितने होते हैं, 54 होते हैं, जो कि बड़ा हो जाएगा किससे, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? यानी ऑप्शन से आप हेल्प लीजिए कुछ साइन की, बाकी के साइन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल करके देख लीजिए। इतना अंदाजा हो ही जाता है जब आप डिवाइड कर लेते हैं कि मल्टीपल जाएगा तो ये नंबर बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे छाते का रिलेशन बारिश से दिया है ना, तो जो भी संबंध हमारे क्वेश्चन में होगा वही सेम संबंध आपको दिए गए प्रश्न में बताना होगा। तो छाते का संबंध बारिश से है, इसका मतलब जब भी बारिश होती है तो हम छाते का यूज करते हैं। तो स्वेटर का रिलेशन किससे होगा ये आपको बताना है, यानी कि ठंड से होगा। जब भी ठंड पड़ती है तब हम स्वेटर को पहनते हैं, यानी कि कोल्ड इज अ करेक्ट आंसर, ठंड इज अ करेक्ट आंसर। तो डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें 4 आपको शब्द दिए हैं, एक अलग है, एक विषम है। वो कौन सा विषम शब्द है ये आपको बताना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बाकी तीनों में जो समानता है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, IMOR, ठीक है। इधर सेकंड वाला लिख देते हैं ORIL। अगर आप AB ऑप्शन और C ऑप्शन को भी लिख ही देते हैं, सारे ऑप्शन, जिससे कि आपको सब में समानता पता चल जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर अपोजिट्स दिखाई दे रहे होंगे। अब अपोजिट तभी दिखाई दे जा सकते हैं जब आपको ऑलरेडी याद है। अगर आपको याद नहीं तो डेफिनेटली आपको बहुत समय लगेगा, है ना। आई का अपोजिट आर होता है, ओ का अपोजिट एल होता है ना, यू का अपोजिट एफ होता है और ए का अपोजिट जेड होता है। हमने कहा हाँ जी इतनी तो बात क्लियर है, लेकिन ये तो चारों में समानता आ रही है। हमने कहा हाँ बिल्कुल समानता आ रही है चारों में ही ये अपोजिट्स हैं। यानी कि अब कोई और लॉजिक भी रहा होगा जिसके वजह से ये अलग होंगे। चलिए चेक करते हैं। एम और ओ, क्या एम और ओ एक दूसरे के अपोजिट है? हमने कहा नहीं। आर और आई, हाँ जी बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सी और एक्स, हमने कहा बिल्कुल अपोजिट होते हैं। डी और डब्ल्यू बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन में ये जो एम और ओ दिया है वह एक दूसरे के विपरीत नहीं है। एम का विपरीत एन होता है ना। यानी कि बाकी के तीनों जो शब्द दिए हैं उनमें एक समानता है, किसकी? विपरीत की। पहला अक्षर चौथे अक्षर के विपरीत है, दूसरा अक्षर तीसरे अक्षर के विपरीत है, लेकिन ए ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसलिए ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दिस इज ऑल्सो अ क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको एक समानता बतानी है। हमेशा याद रखिएगा नंबर वाले क्वेश्चंस में स्क्वायर क्यूब के काफी लॉजिक्स पूछे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह लॉजिक हो। तो अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब एटलीस्ट 50 तक याद है, स्पेशली स्क्वायर, है ना, और क्यूब अगर आपको 30 तक याद है तो काफी हद तक आपको एक हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन को आंसर लॉजिक ढूंढने में और आंसर करने में। तो इधर ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2809 2209 6084 144। क्या ये किसी नंबर के क्यूब नजर आते हैं? अगर आपको क्यूब याद होंगे तभी आप ये बात बता सकते हैं, वरना आप ये बात नहीं बता सकते, है ना। अगर 38 का क्यूब या स्क्वायर आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे कि 38 का स्क्वायर होता है 1444, यानी कि 1444। जिन्हें पता है तभी ये बात बता सकते हैं, वरना नहीं। 2809 और 2209, क्या ये किसी के स्क्वायर या क्यूब हैं? अगर स्क्वायर हैं तब भी, और अगर क्यूब हैं तब भी। अगर आपको 47 का स्क्वायर पता है तब तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, वरना आपको लॉजिक ढूंढने में टाइम लगेगा। तभी हमने कहा कि 50 तक के स्क्वायर्स याद होंगे
तो वो लॉजिक्स में हेल्प कर जाते हैं, है ना। इसी तरीके से 78 का स्क्वायर कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें नहीं पता था कि 78 का स्क्वायर है, लेकिन ऐसा क्यों किया, जब हमने देखा इस 37 में, इस 37 वाले नंबर में +1 कर रहे हैं, इस 37 वाले नंबर में +1 कर रहे हैं तो 38 आ रहा है, और उस 38 का स्क्वायर करके 1444 आ रहा है। इसी तरीके से 46 में एक ऐड कर रहे हैं तो 47 आ रहा है, और उसी 47 का स्क्वायर करके 2209 आ रहा है, राइट। इसी तरीके से तो हमने कहा जब ये सब में प्लस चल रहा है तो डेफिनेटली 77 में +1 करके 78 आएगा, और यहाँ पर 78 का स्क्वायर ही डेफिनेटली ये होगा, तभी ये लॉजिक चल रहा है। अब आप कहेंगे मैम ये तो 50 से ऊपर का स्क्वायर आ गए, 78 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे। उसके लिए आपको ट्रिक पढ़ाई गई है कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। अगर वो ट्रिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो इस चैनल पर जुड़े रहिए, मैं जल्दी ही वो ट्रिक आपको शेयर कर दूंगी, ऑलरेडी वह पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे पूछें 54 में एक ऐड करते हैं, 54 में +1 करते हैं तो 55 आता है, और 55 का स्क्वायर क्या होता है तो 3025, 55 यानी 55 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2809 तो आंसर नहीं बनेगा, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। तो स्क्वायर्स और क्यूब दोनों ही अगर आपको याद है, स्क्वायर्स आपको 50 तक याद होने चाहिए, कम से कम, ज़्यादा याद हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 50 तक भी याद कर रहे हैं तो काम चल जाएगा। अगर क्यूब आपको 30 तक याद है, और भी अगर आपको 30 से आगे के क्यूब भी याद है तो वो और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, लेकिन 30 तक एटलीस्ट याद कर लीजिए, आपको एक हिंट मिल जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में थी। अब ये हिंट तभी मिल सकती थी जब आपको स्क्वायर क्यूब याद होते, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो भी नंबर दिया है उसमें एक जोड़ के उसका स्क्वायर करके उसके ठीक सामने लिख दिया, यही इसका लॉजिक था, और बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं 5, जिसको हमें शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी अगर आपने नहीं देखी है तो बता दें, डिक्शनरी ABCD के हिसाब से चलती है, उसका फर्स्ट लेटर A के बाद B आएगा, फिर C आएगा, इस तरह से। लेकिन डिक्शनरी में केवल फर्स्ट लेटर मायने नहीं रखता, क्योंकि इतने शब्द हैं, तो उसके बाद सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर के हिसाब से भी वह सीक्वेंस में चलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। जैसे कि यहाँ पर भी आप ध्यान से देख सकते हैं, C तो सब में आया हुआ है, उसके बाद का नेक्स्ट लेटर अगर आप ध्यान से देखें तो 3 में CA दिया है, 4 में भी CA है, और 5th में भी CA है, तो क्या आंसर यहाँ पर डन होगा? नहीं। उसके बाद के नेक्स्ट लेटर से हमें जज करना होगा, यानी CA से काफी ही काम नहीं चलेगा। तो अब A के बाद देखिएगा सबसे छोटा लेटर कौन सा है, हमने कहा B है ना। B पहले आता है, उसके बाद N और P आएगा, यानी सबसे पहले तो आएगा 3। क्लियर हो गई ये बात। 3 के बाद चेक कीजिएगा N या P में से पहले कौन आता है। N आता है 14 पर, P आता है 16 पर, तो डेफिनेटली 4 आएगा, और 4 के बाद 5 आएगा। यहीं से आपको हिंट मिल गई होगी कि ऑप्शन में 3, 4, 5 में B के अलावा कोई और शब्द आ ही नहीं रहा, इसलिए B इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शंस आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, बशर्ते कि आप लॉजिक एक सीक्वेंस के साथ लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। ये एक सीरीज दे रखी है जिसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि क्या नंबर आएगा। कोई भी सीरीज अगर आपको गिवन है तो सबसे पहला काम हम उसमें डिफरेंशिएट का करते हैं, यानी कि उसमें दिए गए नंबरों के बीच में कितने कितने का अंतर चल रहा है, इस बात को नोटिस करते हैं, क्योंकि कई बार उन्हीं से हमें हिट एंड ट्रायल करने का हिंट मिल जाता है। अगर ध्यान से देखें 28 से 30, ये तो बहुत सिंपल सी क्लियर हो रहा है, 2 जोड़े हैं तो 30 आया है, उसके बाद 6 ऐड किए होंगे 36, उसके बाद 12 ऐड किए होंगे तो 48। अब कितना ऐड करें कि नेक्स्ट नंबर आए, और 98 से 140 में कितने का अंतर है, 42 का। सही, तो बस आपको यहीं से हिंट मिल गई होगी। 2 से 6, 6 से 12, अब 12 के बाद कितना आना चाहिए, तो ध्यान से देखिए सीरीज की सीरीज है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, यानी डेफिनेटली अब 8 का अंतर होना चाहिए, और 8 का मतलब 20, राइट। और 8 के बाद 10 का अंतर होना चाहिए, 10 का मतलब 20 और 10 30, और 30 से 12 का अंतर होना चाहिए जो कि आ रहा है। तो 48 में 48 में जब आप 20 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, हमने कहा 68 बन जाएगा, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। ए इज अ करेक्ट आंसर। इसको डबल सीरीज पैटर्न कहते हैं, जो कि बेहद ईजी होता है। सबसे पहला हिट एंड ट्रायल इसी पे जाना चाहिए,
अगर सीरीज बहुत लेंदी नहीं है। और इसी से आपको क्लू भी मिलता है कि इसमें केवल डिफरेंस के हिसाब से काम चल रहा है या फिर प्लस माइनस इंटू स्क्वायर करके उस सीरीज को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है लेकिन अपने अकॉर्डिंग। इन शॉर्ट यहाँ पे 19 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 369 दिया है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि 19 को 4 में जोड़ेंगे और 3 में जोड़ेंगे तो 369 तो नहीं बनेगा, यानी कि कोई ना कोई लॉजिक चल रहा है। वही सेम लॉजिक 23 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 565 में लगना चाहिए, और उसी सेम लॉजिक के बिहाफ पर आपको दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जरा सोचिए कि इसमें क्या लॉजिक लगा होगा कि इसका आंसर 369 आया है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में ही हिट एंड ट्रायल करेंगे, है ना। जितने कम नंबर की इक्वेशन होगी, यानी कि छोटे नंबर की इक्वेशन होगी, उसमें पहले हिट एंड ट्रायल किया जाएगा, बाद में दूसरे पॉइंट को देखेंगे। तो जल्दी से सोचिए कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। हाँ भाई, क्या आपको पता चला इसमें क्या लॉजिक है? 19 का स्क्वायर अगर हम ध्यान से देखें, अपने अकॉर्डिंग 19 का स्क्वायर ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं? कोई रीजन नहीं है, बस हमें 369 के आसपास का नंबर निकालना था, तो हमें 19 का स्क्वायर नजर आया, राइट। अब हम ये कह सकते हैं 19 का स्क्वायर हमने लिया कहाँ से? हमने यहाँ से ले लिया कि ये जो 2 लिखा हुआ है उसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर हमने प्लस कर दिया किसके? 2 के स्क्वायर से। पहले प्लस करके देख लेते हैं, प्लस से काम नहीं चला तो इंटू करके देख लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटू यहाँ भी लगा है। अगर ये लॉजिक यहाँ पर चलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर इंटू ही होगा, है ना। पहले एक बार इंटू से और प्लस से ट्राई करके देखते हैं, अगर वो सीरीज नहीं बनती है तो माइनस डिवाइड भी करके देखेंगे। तो 19 का स्क्वायर जल्दी से आपको बताना है कितना होता है। जिन्हें नहीं पता उनको बता दें, 361 होता है। हमने 19 का स्क्वायर किया इसी बेस पर कि वह 369 के आसपास आ जाए। अब 361 में कितने जोड़ने चाहिए कि 369 बन जाए? हमने कहा डेफिनेटली 8 जोड़ने चाहिए। अब 8 ऐड करेंगे तो 369 आएगा, यानी कि यहाँ पर इंटू तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डेफिनेटली प्लस ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता है कि इंटू प्लस होना ही है, कि यहाँ पर इंटू लगाए तो हम इंटू ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन में आपको किसी भी तरीके से कोई भी लॉजिक लगाना है, स्क्वायर कीजिए, इंटू कीजिए आपस में नंबर की, प्लस कीजिए, डिवाइड कीजिए, पर वही सेम लॉजिक आप नेक्स्ट सीरीज में भी चलाइए। तो इसी तरीके से 23 का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम ही पैटर्न लगना चाहिए, तभी ये लॉजिक सही माना जाएगा। 23 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लिया जा रहा है तो क्यूब ही करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर क्यूब लिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर दिया था, है ना। अब यहाँ पर 2 दिया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दें। अब 23 का स्क्वायर आपको बताना है कितना है। हमने कहा 529 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? हमने कहा 36 होता है। 9 और 6 कितने होते हैं? हमने कहा 5, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 565। हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही लॉजिक चलेगा, 7 का क्यूब उठाएंगे। क्यूब क्यों उठा रहे हैं? रीजन समझ में आ गया। जो नंबर दिया है ना प्लस के साथ, वो उसकी पावर है, और फिर प्लस का साइन लगा रहे हैं, और जो नंबर दिया है उसकी जो पावर लेनी है वो उसके साथ प्लस वाले नंबर को ले रहे हैं, यानी कि 11 की पावर 3 लेनी है यहाँ पर। तो 7 का क्यूब बता दीजिए फटाफट कितना होता है? हमने कहा 343। 11 का क्यूब कितना होता है? हमने कहा 1331। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? हमने कहा 3 और 1 4, है ना। 4 और 3 7, और 3 और 3 6, और 1, यानी कि 1674 हमारा आंसर आना चाहिए। ए इज अ करेक्ट आंसर। तो स्क्वायर क्यूब याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हिंट मिलती है, और इसमें इस तरह के क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं होता। पहले आपको बता दिया जाए, कोई अगर स्टूडेंट कहे कि मैम पता कैसे चलेगा, डेफिनेटली नहीं पता चलता है, तभी तो हिट एंड ट्रायल कहा जाता है कि इसमें हिट एंड ट्रायल करना है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस की प्रियोरिटी लिस्ट में क्यों रखता है, इन क्वेश्चन को ज़्यादा क्यों रखता है? क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से लेंदी हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनर की पहली पसंद ऐसे क्वेश्चन क्यों बनते हैं। जितने आप लॉजिक्स पढ़ते जाएंगे उतने ही ये क्वेश्चंस आपको समझ में आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपका फेवरेट चैप्टर है सीरीज, लेकिन कौन सी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज, है ना। यहाँ पर आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, डैश दे रखे हैं, उसकी जगह पे आपको फिल करना है सारे ऑप्शन। इसका तरीका मैंने कई बार बताया है, तो जिन्होंने भी वो तरीका नहीं सुना है आज सुन लीजिए फटाफट।
जितने भी अल्फाबेट्स एक साथ आए हैं वो सबसे बड़ी हिंट होती है ऐसे क्वेश्चन में, वरना सारे ऑप्शंस को लगाकर उसमें सीरीज ढूंढने में समय तो ज़्यादा वेस्ट होगा ही, है ना। तो क्यों ना पहले उन तरीकों को अपना ले जिससे क्वेश्चन जल्दी बन जाए। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर बी सी ए बी, यानी कि कितने लेटर्स एक साथ आ रहे हैं, हमने कहा 5। उससे पहले कितने लेटर्स एक साथ आ रहे हैं, हमने कहा 4। उनमें क्या कोई समानता नजर आ रही है, हमने कहा हाँ, सी भी दिया हुआ है, ए भी दिया है, फिर ए दिया है और बी दिया है, हमने कहा हाँ ये तो बहुत बड़ी समानता है। लेकिन क्या ये पैटर्न आगे तक चलेगा, इस बात की गारंटी, हमने कहा नहीं, गारंटी तो नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि अगर ये 4 4 के हिसाब से चल रहे हैं और उससे पहले 2 लेटर्स और आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, उससे 2 लेटर्स पहले और आ रहे हैं, तो ये सीरीज आगे तक बढ़नी चाहिए तभी मानेंगे। तो पहला क्लू यहाँ से मिला। दूसरा क्लू आपको कहाँ से बताया है, दिए गए ऑप्शन में जो भी एलिमेंट 4 बार आ रहा है या फिर 3 बार आ रहा है उसको उठाइए। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट में देखा 4 बार तो नहीं आ रहा, 2 बार आ रहा है कोई एलिमेंट जो कि है बी। हमने कहा नहीं, 2 बार से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 बार होना चाहिए। इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड ये पूरा ही हम चेक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी चारों ऑप्शन में चेक कर, हमने कहा नहीं काम चलेगा। तीसरे में ए 3 बार आ रहा है, ए यहाँ ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में भी आ रहा है, यानी कि ये हमारी हिंट हो सकती है, कंफर्म नहीं कहेंगे, बस हिंट हो सकती है। तो ऐसे हिंट वालों को यहाँ पर लिख दीजिए ए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, फिर चौथे पर सी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, हमने कहा चलो ये भी एक हिंट के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं, क्या पता इससे हमें क्लू मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा 5 में बी ए सी ए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इससे हिंट नहीं ली जा सकती। लेकिन छठे सबसे लास्ट वाला जो हमारा अल्फाबेट है उसमें ए 3 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आप ए लिखकर एक हिंट ले सकते हैं। कंफर्म कुछ भी नहीं है ये वाले जो 3 बार आए, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है, ठीक है। हो सकता है इसमें से कोई गलत भी हो, तो चलिए अब चेक करते हैं, क्योंकि यही हमारे हिंट का एक रीजन होता है, एक तरीका होता है। अब अगर इन एलिमेंट्स को जो हमने लिखे हैं उनको हम यहाँ पर अपने माइंड में इमेजिन कर लें और उससे फिर एक सीरीज बनाने की कोशिश करें, तो शायद हमको एक क्लू मिल जाए, है ना। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ए बी सी ए बी हुआ है, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को जो हमने पहले लगाई थी, पहले उस पर हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं, अगर काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप जानते हैं फिर हम दूसरी सीरीज ढूंढेंगे। ये हमने 2 2 4 5 6 अल्फाबेट्स की बनाई, क्योंकि हमको यहाँ से मिल रही थी। अभी पता चल जाएगा ये सीरीज सही है या नहीं। देखिए ए बी सी ए बी, अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा ए तो ठीक है, लेकिन एक फिलिंग द ब्लैंक्स और आ रहा है, यानी कि ये सीरीज तो नहीं चल रही है। इससे हमें पता चल गया ये सीरीज तो नहीं चल रही है। तो कोई और सीरीज सर्च करने की कोशिश करते हैं, जो हमने 6 नंबर की ली थी उसको 4 नंबर की बना देते हैं, है ना। अगर हम 4 नंबर की बनाते हैं तो उसमें हम इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ए उससे पहले क्या आया था, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ए बी, अब सी ए, अब हो सकता है वही अल्फाबेट रिपीट रहा हो। अगर वही अल्फाबेट रिपीट है तो अभी आपको क्लू मिल जाएगा, कैसे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, यानी कि डेफिनेटली ये सीरीज चल रही है कौन सी, ए बी सी ए की, ए बी सी ए। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी सही निकला, ये वाला एलिमेंट भी सही निकला, लेकिन ये वाला एलिमेंट गलत निकला है। हमने क्या कहा था, जो 3 बार आए हैं उनकी हाई पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं वो 100% सही हो। 100% उसे ही सही मानिएगा जो चारों ऑप्शन में एक जैसे आ रहे हो। तो चारों ऑप्शन में एक जैसे ना आने की वजह से इन्हें साइड में लिखा जाता है हिंट के तौर पर। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ए बी सी ए चारों का अल्फाबेट्स हमारे बन रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, बी सी ए सी। किस ऑप्शन में आ रहा है, हमारे बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। तो इससे क्या होगा, हमारा समय भी कम बर्बाद होगा और सबसे बड़ी बात, हमें एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास रहेगा कि सीरीज बना लेंगे। देखिए टाइम तो लगना है, वो 1 मिनट और 1.5 मिनट जिस क्वेश्चन में लगने हैं वो सभी लगाएंगे, है ना। अब हम लक के बेस पर चल नहीं सकते कि अरे ए ऑप्शन को उठाया और लक अच्छा हुआ तो बन जाएगा। तो लक के हिसाब से तो आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते। तो बेटर है कि अपने एक सही लॉजिक के साथ हिट एंड ट्रायल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है जो कि जीके बेस्ड है। जीके बेस्ड क्वेश्चंस आपके में रहते हैं, बेहद इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़िए। आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, हमने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, बिल्कुल सही जवाब। तो आपको बताना है फादर ऑफ द नेशन, यानी कि आपको बताना है नेशन के राष्ट्रपिता कौन है, ठीक है।
जैसे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया जो पुकारा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पुकारा जाता है, तो हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग है। राष्ट्रपिता बताने हैं इस नेशन के, ठीक है, राष्ट्रपिता ऑफ द नेशन, भारत के, ठीक है। राष्ट्रपिता किन्हें बोला जाता है, किन्हें कहा जाता है, वो है हमारे महात्मा गांधी जी, यानी कि डी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अब यहाँ पर हमें एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द में आपको अगेन एक लॉजिक ढूंढना है और वही लॉजिक ध्यान रखिएगा दिए गए क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले काम क्या करना है, इन शब्द को कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, उधर भी कॉपी कर देते हैं, किसमें पूछा है आंसर, टोस्टर में, TOASTER, ठीक है। अब जितने भी वर्ड्स ऊपर लिखे हुए हैं और नीचे लिखे हुए वर्ड्स में क्या आपको कोई समानता नजर आ रही है? हमने कहा डी नजर आ रहा है, हमें तो ई भी नजर आ रहा है, आर भी नजर आ रहा है, एस भी नजर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ERS एज इट इज लिखे हैं। हमने कहा फिर तो GLI भी एज इट इज लिखे, हमने कहा अरे हाँ ये भी एज इट इज लिखे, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। यानी कि जो मिडिल वाला शब्द है वो एज इट इज वैसी का वैसी, ये जो स्टार्टिंग के 3 शब्द हैं उनको आगे लिख दिया, पूरे के पूरे 3 शब्द को उठा के TER, लास्ट के इन 3 शब्द को उठा के सबसे लास्ट में लग दिया, यानी TOA। तो हमारा आंसर क्या बन गया, TERSTOA इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्रिकी या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ही पूछे जाएं, इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, जल्दी जल्दी आपको इनको सॉल्व करना है। खेल सिर्फ टाइमर का है, तो कोशिश करिएगा इन क्वेश्चन का आंसर भी आप उतनी ही जल्दी इस वीडियो को देखते समय करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टारगेट रहता है वो क्वेश्चन 15 का मिनिमम रहता है, मिनिमम 15 क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। अगेन एक शब्द दिया है THUNDER, थंडर। नीचे शब्द लिखा है UHTNRED। जब आप शब्द लिखते हैं तभी आपको अंदाजा हो जाता है कि जो अक्षर लिख रहे हैं क्या वही अक्षर ऊपर वाले शब्द में भी आए थे। अगर आए हैं तो डेफिनेटली आप उस लॉजिक में समझ जाइए कि अक्षर को इधर उधर किया गया है ना। तो चलिए चेक करते हैं। हमें T नजर आ रहा है, U नजर आ रहा है, H भी नजर आ रहा है, N अपनी जगह पर, D नजर आ रहा है, R नजर आ रहा है, E अपनी जगह पर। यानी कि स्टार्टिंग के 3 अक्षर को इधर उधर शिफ्ट कर दिया, बीच वाला अक्षर एज इट इज रहा, फिर लास्ट के 3 अक्षर को इधर उधर शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ काम करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस लगाइएगा, इसको क्रॉस फॉर्मेट बोला जाता है। IHT मिडिल वाला शब्द एज इट इज, उसके बाद SEV। तो अब आप बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन का 12th का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C, यानी IHTESEV। सिंपल, दोनों क्वेश्चन सेम थे। आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 534 का 645 से क्या संबंध है, और जो भी संबंध रहेगा वही 381 में रहना चाहिए। तो जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और प्रैक्टिस वीडियो जब भी आपको मिलती है तो आप उसमें पॉज करके क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद उसका आंसर चेक कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा आप कितने टाइम में उस आंसर को सॉल्व कर पा रहे हैं। 534 से 645 आपको बनाना है। तो देखते हैं क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले सिंपल लॉजिक देख लेते हैं। अगर हम इसमें 645 में से 534 घटा दें तो 111 आता है, यानी कि 111 जोड़ दें तो हमारा 645 आ जाएगा। क्या काम यही सेम काम हम इसमें कर सकते हैं? हमने कहा ट्राई करके देख लेते हैं। 1 2 मतलब 1 में 1 जोड़ा 2, 8 में 1 जोड़ा 9, 3 में 1 जोड़ा 4, यानी कि 492, 492 इज अ करेक्ट आंसर। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत टफ क्वेश्चन ही, बहुत टफ लॉजिक ही पहले अप्लाई करना है। पहले इजी लॉजिक देखिए, उससे बात नहीं बनती है। तब हम हिट एंड ट्रायल के जितने भी लॉजिक्स हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, यानी कि नंबर में 111 ऐड किया जा रहा है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। 4 शब्द दिए हैं, चारों में से 3 समान हैं, एक अलग है। आपको बताना है वह कौन सा अलग है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, विद लॉजिक आपको इसका आंसर देना है। तो ध्यान से देखिए, गैसोलीन, डीजल, प्राकृतिक गैसें, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे क्रूड ऑयल में होती हैं।
किस में आती हैं, क्रूड ऑयल में आती हैं, इसलिए कि ए इज अ करेक्ट आंसर। ए अलग है, इसलिए सरसों गैस हमारी क्या हो गई, ए अलग ऑप्शन हो गया। तीनों में एक समानता है, क्रूड ऑयल में आते हैं, जबकि मस्टर्ड गैस क्रूड ऑयल में नहीं आती है। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। इन चारों में से 3 में समानता है, एक अलग है, वो कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एक काम करिए, इसमें नंबरिंग लिख दीजिए। नंबरिंग लिखने से क्या होगा, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन ये रहा, एल किस पे आता है, 12 पर आता है, ई 5 पर आता है। आई किस पर आता है, आई 9 पर आता है, सी 3 पर आता है। डी किस पे आता है, डी 4 पर आता है, और बी 2 पर आता है। अब आपको नंबरिंग लिखने से ही लॉजिक मिल गया होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, क्लियर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, पर 5 का स्क्वायर 12 तो नहीं होता, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। सेकेंड वाला अल्फाबेट का स्क्वायर करने पे फर्स्ट वाला अल्फाबेट यानी फर्स्ट वाला अक्षर हमें मिल रहा है। ये लॉजिक, ये समानता तीनों ऑप्शन में चल रही है सिवाय बी को छोड़कर। क्लियर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपको समझ में आए तो कृपया करके इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे बाकी स्टूडेंट भी इस प्रैक्टिस क्लास का लाभ उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।